नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा जो कि 2018 की थी वो 2019 में आयोजित की गई थी, उसमें का ओल्ड प्रश्न पत्र है दोस्तों, जिसका हम एक वीडियो पहले देख चुके हैं और दूसरा वीडियो का हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि बाल विकास और मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन वो पहले पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे। 16 क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि किस अवस्था में, कौन सी अवस्था है बच्चे की जिसमें बच्चे तर्क करना यानी कि सोचना आरंभ कर देते हैं दोस्तों? किशोर अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में दोस्तों? उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। कक्षा में विधिवत पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, समझना पड़ेगा। कक्षा में विधिवत पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण की बजाय समूह कारक, अभिमत, छात्र व्यक्तित्व, व्यक्तिगत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, व्यक्तिगत आएगा इसमें। कक्षा में विधिवत पर विचार करते समय दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, कक्षा में विविधता मतलब अनेक अनेक प्रकार पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अलग अलग समूह विचार नहीं किया जाए बल्कि उसके व्यक्तित्व पर विचार किया जाना चाहिए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से संकेतन मेटाकॉग्निशन का एक पहलू नहीं है? चेतना में लाना, संज्ञानात्मक रणनीति को संशोधित करना, संज्ञानात्मक रणनीति की योजना बनाना, संज्ञानात्मक रणनीति की निगरानी करना, यानी कि चेतना को लाना। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सत्य नहीं है, नहीं वाला बताना दोस्तों। इसमें हम अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। शिक्षण में औपचारिक बुनियादी की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती है। शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा वाला सही है दोस्तों। इसमें शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। 19वां माफ कीजिए दोस्तों, 20वां। निम्नलिखित 20वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होना होता है? निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है दोस्तों? विचारों की आलोचना जो है कि विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। मार्टिन और हेल्वर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों के लिए लिंग से असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। मार्टिन और हेल्वर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग और असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। कौन सी प्रवृत्ति थी दोस्तों? स्मृति की प्रवृत्ति। एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चे को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। एनोरेक्सिया और नर्वोजा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या क्या समस्या होती है? क्या एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चे एक बीमारी दोस्तों? शरीर प्रतिभा के साथ समस्या होती है दोस्तों उसको। दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है दोस्तों?
कहानी का नैतिक, कहानी का आकार, कहानी का फॉन्ट, कहानी का रंग, कहानी का नैतिक। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है दोस्तों? कहानी का नैतिक। आगे देखते हैं दोस्तों। सोने से पहले आकार के कैफीन और चीनी को समाप्त करना उसे सुनिश्चित करता है। सोने से पहले आहार के कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। अच्छी नींद। दोस्तों इसमें अच्छी नींद वाला सही जाएगा। जब व्यक्ति को अच्छी नींद आती है तो सोने से पहले आहार के कैफीन और चीनी को समाप्त करना उसे सुनिश्चित करता है। आमतौर पर अर्थगत स्मृति यानी सेरेंटिक मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? यानी कि सेमेटिक मेमोरी यानी कि अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है यानी कि स्टोर होती है। आमतौर पर अर्थगत स्मृति यानी सेमेटिक मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है यानी कि नेटवर्क के माध्यम से। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। अर्थगत यानी कि सेमेटिक मेमोरी संग्रहित यानी स्टोर कैसे होती है? नेटवर्क से। कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों में कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम होता है? दोस्तों एक आरेख है जो दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में जो निवेश का रिटर्न अधिकतम होता है। यानी कि एक मैन ने कहा था मृदु मंदता मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी में किसमें का आईक्यू होता है दोस्तों? 60 से 69 का दोस्तों। यानी कि माइल्ड रिडक्शन एंड कैटेगरी एंड माइल्ड रिडक्शन हैविंग एन आईक्यू ऑफ, यानी कि मृदु मृदनता मानसिक मृदनता का श्रेणी है जिसमें 60 से माफ कीजिए 50 से 69 तक आता है दोस्तों। 28 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? यानी कि उपरोक्त सभी कौन-कौन से दोस्तों? अपने कौशल में सुधार करने के लिए केवल विचारों में बात करने या लिखित के लिए बच्चों को आमंत्रित करना, बच्चे से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहना, केवल ब्लॉक एंड मैडम का उपयोग करना। इसमें दोस्तों तीनों से आएगा। अपने कौशल को सुधार करने के लिए तीनों की आवश्यकता है दोस्तों। समावेश शिक्षा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इजी भी है दोस्तों। स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेश शिक्षा का अर्थ है बुद्धिमान बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए। दोस्तों ये तीनों समावेश शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट इसी पॉइंट के अंतर्गत आ गए। यानी कि बच्चों में सभी स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा, तो ये तीनों सभी बच्चों में आ गए दोस्तों। यानी कि फर्स्ट वाला पॉइंट सही जाएगा। स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेश शिक्षा का अर्थ है दोस्तों। GAD का अर्थ क्या होता है दोस्तों? GAD का अर्थ होता है सामान्यीकृत चिंता रोग यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजीज। एंजाइटी डिजीज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिजीज। दोस्तों इस तरह 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आगे हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।